हाय दोस्तों, आज हम बात करेंगे नेटफ्लिक्स पर आने वाले शो शैडो एंड बोन की। ये शो इस साल अप्रैल में ही नेटफ्लिक्स पर प्रीमियर हुआ था और इसको काफ़ी अच्छी रेटिंग्स भी मिली थी। इस शो को IMDb पर 7.8 और रोटन टमाटोज पर 87% रेटिंग्स मिली हैं। इसके मुख्य किरदारों में आपको दिखेंगे बेन बार्न्स, जेसी मेली, आर्ची रेनॉक्स, फ्रेडी कार्टर, अमिता सुमन और किट यंग। ये शो एक बहुत पॉपुलर फैंटेसी बुक सीरीज़ पर बेस्ड है जिसकी राइटर का नाम है ले बर्डुगो। इस शो को समझने से पहले हमें इस शो की दुनिया को समझना होगा। जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये शो एक फैंटेसी वर्ल्ड पर बेस्ड है। इसके मैप्स, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, इस फैंटेसी वर्ल्ड में रहने वाले लोग नॉर्मल लोगों से थोड़े से अलग हैं। तो आइए पहले बात करते हैं इस फैंटेसी वर्ल्ड में रहने वाले लोगों की। शैडो एंड बोन की दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं, एक नॉर्मल ह्यूमंस और दूसरे ग्रिशास। अब ग्रिशास भी नॉर्मल ह्यूमंस की तरह ही दिखते हैं, पर इनके पास होती है कुछ स्पेशल मैजिकल पावर्स जो इनको नॉर्मल ह्यूमन से थोड़ा डिस्टिंक्ट बनाती है। ये ग्रिशा लोग अपनी पावर्स को स्मॉल साइंस बोलते हैं। अब सारे ग्रिशास एक जैसे नहीं होते, इन सब के पास एक जैसे ही पावर्स नहीं होती। इनकी पावर्स भी कैटेगराइज होती हैं और किस ग्रिशा के पास कौन सी पावर है ये इस बात पर डिपेंड करता है कि वो ग्रिशा कौन सी कैटेगरी को बिलोंग करता है। ग्रिशास की कैटेगरी कुछ इस तरह होती हैं। सबसे हाई ऑर्डर पर आते हैं कॉर्पोरल की, उसके बाद आते हैं एथेरियल की और सबसे नीचे और थर्ड नंबर पर आते हैं मटेरियल की। इनका ऑर्डर इनकी पावर्स की स्ट्रेंथ पर बेस होता है, यानी कि जो ग्रिशास हाई ऑर्डर में आते हैं वो लोग बाकी दोनों ऑर्डर से ज़्यादा पावरफुल और इम्पोर्टेंट होते हैं। सेम वे सेकेंड ऑर्डर में आने वाले ग्रिशास थर्ड ऑर्डर में आने वाले ग्रिशास से ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं। सभी ग्रिशास अपनी ड्रेसेस के ऊपर एक तरह की लॉन्ग रोप्स पहनते हैं जिसको ये कैफ्ता बोलते हैं, जो इनके लिए एक तरह की यूनिफॉर्म का काम करते हैं। इनके कैफ्तास का कलर इनकी कैटेगरी के ऑर्डर पर डिपेंड करता है और ये कैफ्तास बुलेट प्रूफ होते हैं। आइए इनके ऑर्डर को और थोड़ा डिटेल में जानते हैं। स्टार्ट करते हैं सबसे नीचे वाले ऑर्डर से जो है मटेरियल की, जिसको ऑर्डर ऑफ फैब्रिकेटर्स भी कहा जाता है। इस कैटेगरी के अंदर आने वाले ग्रिशास किसी भी तरह के कंपोजिट मटेरियल जैसे कि मेटल, ग्लास, केमिकल्स एक्सेट्रा को कंट्रोल कर सकते हैं। ये लोग ज़्यादातर अपनी पावर्स को साइंटिफिक और मिलिट्री इनोवेशन के लिए यूज़ करते हैं। शैडो एंड बोन वर्ल्ड में फैब्रिकेटर्स दो तरह के होते हैं। पहले होते हैं ड्यूरास जो सॉलिड मटेरियल से डील करते हैं और दूसरे होते हैं एल्केमी जो पॉइजन या ब्लास्टिंग पाउडर से डील करते हैं। ये लोग पर्पल कलर के कैफ्तास पहनते हैं। अब बात करते हैं सेकेंड ऑर्डर ऑफ ग्रिशास की जो है एथेरियल की, जिनको द ऑर्डर ऑफ समनर्स भी कहा जाता है। एथेरियल की या समनर्स वो ग्रिशास होते हैं जो पानी, आग और हवा को मैनिपुलेट या कंट्रोल कर सकते हैं। ये लोग खुद से हवा या पानी को क्रिएट नहीं कर सकते, बल्कि इन तीनों एलिमेंट्स को बस कंट्रोल कर सकते हैं। यानी कि अपनी पावर्स को यूज़ करने के लिए ये तीनों एलिमेंट्स इन ग्रिशास के आसपास होने चाहिए, तभी ये लोग इन एलिमेंट्स को कंट्रोल कर पाएंगे। जो लोग हवा को मैनिपुलेट कर सकते हैं उनको स्कॉलर्स कहते हैं। हवा हमेशा एनवायरनमेंट में होती है तो इनके लिए उसको मैनिपुलेट करना आसान होता है। जो लोग आग को मैनिपुलेट कर सकते हैं उनको कहते हैं इन्फर्नी। शैडो एंड बोन शो में इस तरह के ग्रिशास फैब्रिकेटर्स द्वारा बनाए गए स्पेशल ग्लव्स पहनते हैं जिनसे चुटकी बजाने पर छोटी सी चिंगारी पैदा की जा सकती है। पानी को मैनिपुलेट करने वाले ग्रिशास को टाइड मेकर्स कहते हैं। एथेरियल की कैटेगरी में आने वाले ग्रिशास ब्लू कैफ्तास पहनते हैं। बस इनकी कैफ्ता पर बनी एम्ब्रॉयडरी का कलर इनकी सब कैटेगरी के अकॉर्डिंग डिफरेंट होता है। सिल्वर एम्ब्रॉयडरी फॉर स्कॉलर्स, रेड फॉर इन्फर्नी एंड पेल ब्लू एम्ब्रॉयडरी फॉर टाइड मेकर्स। हालांकि जो ग्रिशास एथेरियल की या समनस वाली कैटेगरी में आते हैं वो ऑर्डर रैंकिंग में सेकेंड नंबर पर आते हैं, पर इसी सेकेंड ऑर्डर में दो ऐसी सब कैटेगरीज हैं जिसमें आने वाले ग्रिशास इस शो की दुनिया में सबसे ज़्यादा पावरफुल और यूनिक माने जाते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि अगर ये ग्रिशास इतने ही पावरफुल हैं तो ये फर्स्ट ऑर्डर वाली कैटेगरी में क्यों नहीं आते। वो इसलिए क्योंकि इन यूनिक ग्रिशास की पावर सिमिलर होती है समनर्स वाले ग्रिशास से, यानी कि ये लोग भी किसी तरह के एलिमेंट को समन कर सकते हैं, मैनिपुलेट कर सकते हैं और कंट्रोल कर सकते हैं। इस स्पेशल कैटेगरी में आने वाले ग्रिशास को शैडो एंड बोन वन में कहते हैं शैडो समनर और सन समनर। इस शो के दो मेन कैरेक्टर्स इन्हीं दो कैटेगरीज को बिलोंग करते हैं। ये दो कैटेगरी इसलिए भी स्पेशल हैं क्योंकि ऐसे ग्रिशास बहुत ही रेयर होते हैं। आइए पहले बात करते हैं शैडो समनर्स की। इस कैटेगरी में आने वाले ग्रिशास की पावर पुश्तैनी होती हैं। ये एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को मिलती हैं और दूसरी से तीसरी को। इन ग्रिशास की पावर होती हैं कि ये किसी भी तरह के अंधेरे या परछाई को मैनिपुलेट कर सकते हैं और अपनी इच्छा अनुसार कोई भी रूप दे सकते हैं। ये चाहे तो अंधेरे से किसी का दम घोट के उसकी जान भी ले सकते हैं। ज़्यादातर ग्रिशास अपनी पावर्स को बढ़ाने के लिए एम्पलीफायर्स का यूज़ करते हैं।
एम्पलीफायर्स एक तरह की ज्वेलरी होती है जो ये ग्रिशास पहनते हैं ताकि इनकी पावर्स भी एम्पलीफाई हो सकें। ये एम्पलीफायर्स ज़्यादातर कुछ स्पेशल जानवरों के बॉडी पार्ट्स से बनते हैं, लेकिन शैडो समनर्स को एम्पलीफायर्स की ज़रूरत ही नहीं पड़ती क्योंकि ये लोग खुद ही ह्यूमन एम्पलीफायर्स होते हैं। यानी कि अगर कोई और ग्रिशा इनके फिजिकल कांटेक्ट में आएगा तो उसकी पावर्स भी उस वक्त तक के लिए एम्पलीफाई हो जाएंगी जब तक वो ग्रिशा इन शैडो समनर्स के फिजिकल कांटेक्ट में है। इसी रीज़न की वजह से शैडो समनर्स की पावर का मैग्नीट्यूड बाकी ग्रिशा से बहुत ज़्यादा होता है। इन शैडो समनर्स के पास एक और पावर होती है जिसको बोलते हैं कट। इस कट का यूज़ करके कोई भी शैडो समनर शैडोज़ को एक बड़े से नाइफ का आकार देके किसी को भी मारने के लिए यूज़ कर सकता है। पर इस कट वाली पावर को यूज़ करने के लिए बहुत सालों की प्रैक्टिस चाहिए होती है। अपनी इन्हीं सब स्पेशल पावर्स की वजह से शैडो समनर्स सबसे ज़्यादा पावरफुल ग्रिशास माने जाते हैं। एक्टर बेन बार्न्स द्वारा शो में पोर्ट्रे किया हुआ कैरेक्टर डार्कलिंग एक शैडो समनर है। डार्कलिंग के कैफ्ता का कलर है ब्लैक। पूरे ग्रिशा वर्ल्ड में सिर्फ एक डार्कलिंग ही है जिसको ब्लैक कलर के कैफ्ता पहनने की परमिशन मिली हुई है। आइए अब बात करते हैं हमारे दूसरे स्पेशल ग्रिशा की जिसको कहते हैं सन समनर। नाम से ही आपको थोड़ा बहुत अंदाज़ा हो गया होगा कि सन समनर्स की क्या पावर होती हैं। सन समनर्स की पावर होती है शैडो समनर्स से एकदम अपोजिट। अगर शैडो समनर काली परछाई यानी कि डार्कनेस को समन कर सकता है तो सन समनर रोशनी यानी कि लाइट को समन कर सकता है। जो सन समनर्स होते हैं वो शैडो समनर्स से भी बहुत ज़्यादा रेयर होते हैं। शैडो एंड बोन की दुनिया में सन समनर एक मिथ की तरह माने जाते हैं, यानी कि इनको भगवान या मसीहा की तरह ट्रीट किया जाता है, या फिर मैं शैडो एंड बोन वर्ल्ड की भाषा में कहूँ तो इनको सेंट्स माना जाता है। एक सन समनर भी शैडो समनर की तरह वो कट वाली पावर को यूज़ कर सकता है, लेकिन इसके लिए उसको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। सन समनर के पास एम्पलीफायर वाली पावर्स नहीं होती, यानी कि अगर किसी सन समनर को अपनी पावर्स बढ़ानी है तो उसको कोई स्पेशल एम्पलीफायर पहनना पड़ेगा। जैसी मेली द्वारा शो में पोर्ट्रे किया हुआ कैरेक्टर अलीना स्टारकॉफ एक सन समनर है। आइए अब बात करते हैं ग्रिशास की सबसे हाईएस्ट ऑर्डर की जिसको कहते हैं कॉर्पोराल्की। कॉर्पोराल्की को ऑर्डर ऑफ द लिविंग और डेड भी कहा जाता है। कॉर्पोराल्की में आने वाले ग्रिशास की पावर फोकस करती है ह्यूमन बॉडी पर, यानी कि ये किसी भी इंसान की ह्यूमन बॉडी को मैनिपुलेट कर सकते हैं। कॉर्पोराल्की में आने वाले सबसे खतरनाक ग्रिशास को बोलते हैं हार्ट रेंडर्स। ये लोग किसी की भी बॉडी को अपनी इच्छा अनुसार मैनिपुलेट कर सकते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल किसी की हार्ट बीट को ज़्यादा या कम कर सकते हैं, लंग्स में हवा जाने से रोक सकते हैं। ग्रिशास आर्मी में हार्ट रेंडर्स सबसे ज़्यादा वैल्यूएबल सोल्जर्स माने जाते हैं। हार्ट रेंडर्स के बाद आते हैं हीलर्स, जो नाम से ही आपको पता लग गया होगा कि किसी की भी बॉडी को हील कर सकते हैं। फिर आते हैं टेलर्स। नहीं, ये वो वाले टेलर्स नहीं हैं। शैडो एंड बोन वर्ल्ड में टेलर्स एक तरह के मेकअप आर्टिस्ट होते हैं। ये लोग किसी की भी फिजिकल अपीयरेंस को ऑल्टर या कम्प्लीटली चेंज कर सकते हैं। आइए अब बात करते हैं शैडो एंड बोन की ज्योग्राफी की। इस वर्ल्ड की मेन कंट्री है राफ्का। कहा जाता है कि बहुत साल पहले एक शैडो समनर, जिसको ये लोग ब्लैक हेरेटिक के नाम से बुलाते हैं, ने अपने डार्क मैजिक से एक ऐसा काला रेतीला समुंदर बनाया जिसने राफ्का को 2 भागों में बांट दिया। इस काले रेतीले समुंदर को ये लोग शैडो फोल्ड कहते हैं। इस राफ्का के नॉर्थ और साउथ में आती हैं उसकी एनिमी कंट्रीज फ्यार्डन और शूहान। इसी वजह से अगर किसी को ईस्ट राफ्का से वेस्ट राफ्का में जाना है तो उसको शैडो फोल्ड के थ्रू ही जाना पड़ेगा। लेकिन शैडो फोल्ड को क्रॉस करना आसान नहीं होता क्योंकि शैडो फोल्ड में रहते हैं बहुत बड़े उड़ने वाले मॉन्स्टर्स। ये मॉन्स्टर्स सिर्फ शैडो फोल्ड के अंदर ही रहते हैं। इन मॉन्स्टर्स को कहते हैं वॉलक्रास। शैडो फोल्ड को क्रॉस करने के लिए ये लोग एक रेत पर चलने वाली स्पेशल बोट का यूज़ करते हैं जिसको चलाने में मदद करते हैं स्कॉलर्स। ये लोग शैडो फोल्ड को क्रॉस करने के लिए बहुत सावधानी बरतते हैं क्योंकि अगर क्रॉसिंग के टाइम ये ज़रा सा भी शोर करेंगे या किसी भी प्रकार की आग चलाएंगे तो वो वॉलक्रास को अट्रैक्ट करेगी और वो जानवर इन लोगों को खा जाएंगे। ये लोग क्रॉसिंग्स के दौरान लाइट के लिए एक बहुत ही डिम जलने वाली स्पेशल लाइट का यूज़ करते हैं जिनको स्पेशली फैब्रिकेटर्स ने बनाया है। पर इस सब के बाद भी बहुत कम ही बोट्स सक्सेसफुल क्रॉसिंग्स कर पाती हैं, जिसकी वजह से ईस्ट राफ्का को बहुत नुकसान होता है क्योंकि ईस्ट राफ्का सप्लाईज के लिए और अपनी इकोनॉमी के लिए वेस्ट राफ्का पर बहुत डिपेंड करता है। एक राफ्का ही ऐसी कंट्री है जहाँ पर ग्रिशास के पास फ्रीडम है और उनको थोड़ा बहुत अच्छे से ट्रीट किया जाता है, वरना बाकी की कंट्रीज में तो ग्रिशास को स्लेव बना दिया जाता है या उन पर एक्सपेरिमेंट्स किए जाते हैं या उनको मार दिया जाता है जस्ट बिकॉज उनके पास स्पेशल पावर्स। राफ्का में रिलीजन के नाम पर सेंट्स की पूजा की जाती है। राफ्का में रॉयल रूल चलता है। राफ्का की रॉयल फैमिली ओस ऑल्टा नाम की सिटी में रहती है जहाँ पर उनका रॉयल पैलेस है। राफ्का की फर्स्ट आर्मी में होते हैं नॉर्मल ह्यूमंस और राफ्का की सेकेंड आर्मी में होते हैं ग्रिशास। सेकेंड आर्मी को लीड करते हैं जनरल क्रीगन, जिसको डार्कलिंग भी कहा जाता है। हाँ, ये वही डार्कलिंग है जो एक शैडो समनर भी है। सेकेंड आर्मी के ग्रिशास लिटिल पैलेस में रहते हैं।
ये लोग डार्कलिंग की बहुत रिस्पेक्ट करते हैं और उसकी तरफ बहुत ज़्यादा लॉयल भी हैं। डार्कलिंग भी इनको अपनी फैमिली की तरह मानता है। शैडो एंड बोन वर्ल्ड में जब बच्चे छोटे होते हैं तब स्पेशल ग्रिशा एग्जामिनर्स उनको एग्जामिन करने जाते हैं, ये चेक करने के लिए कि उनके पास ग्रिशा पावर्स हैं या नहीं। अगर उनके पास ग्रिशा पावर्स होती हैं तो उन बच्चों को लिटिल पैलेस ले आया जाता है, जहाँ पर उनको बचपन से ही ट्रेनिंग मिलती है ताकि वो लोग बड़े होकर सेकेंड आर्मी ज्वाइन कर सकें। ये बात ज़रूर है कि राफ्का में ग्रिशास को बाकी और कंट्रीज़ के मुकाबले बेटर ट्रीट किया जाता है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ पर ग्रिशास के अगेंस्ट बिल्कुल भी भेदभाव नहीं होता। राफ्का में भी ज़्यादातर लोग ग्रिशास के साथ भेदभाव करते हैं, उनको अलग समझते हैं उनकी पावर्स की वजह से। और क्योंकि ग्रिशास सेकेंड आर्मी में काम करते हैं और कंट्री को प्रोटेक्ट करने में मदद करते हैं तो नॉर्मल राफ्कन्स उनको टॉलरेट करते हैं, लेकिन डार्कलिंग को उसकी डार्कनेस से रिलेटेड पावर्स की वजह से ज़्यादातर बुरा ही समझा जाता है। आइए अब जानते हैं इस शो की स्टोरी के बारे में। इस सीरीज़ में कुल मिलाकर 8 एपिसोड्स हैं। एपिसोड 1 की स्टार्टिंग में हम हमारी मेन कैरेक्टर अलीना सार्कोफ का वॉइस ओवर सुनते हैं। अलीना कहती है कि वो जब छोटी थी तब उसको अंधेरे से बहुत डर लगता था, लेकिन जब वो बड़ी हुई तो उसको पता चला कि अंधेरा एक ऐसी जगह है जहाँ बहुत सारे मॉन्स्टर रहते हैं। यहाँ अलीना शैडोफोल्ड की बात कर रही है। फिर हमें पता चलता है कि अलीना एक कार्टोग्राफर यानी कि मैप मेकर है और वो अपनी टीम के साथ शैडोफोल्ड के पास बने आर्मी कैंप की तरफ जा रही है। हमें अलीना के बारे में और भी चीज़ें पता चलती हैं, जैसे कि वो एक अनाथ लड़की है और बचपन से ही एक अनाथ आश्रम में पलकर बड़ी हुई है। वो ईस्ट राफ्का की रहने वाली है और लुक्स में अपनी माँ जैसी दिखती है, जिसकी वजह से उसको बहुत बार रेसिज्म का सामना करना पड़ता है। अलीना की माँ शूहान नाम की कंट्री से बिलोंग करती थी। शूहान राफ्का की नेबरिंग कंट्री है और इन दोनों देशों के बीच में अच्छे रिलेशंस नहीं हैं। इसके बाद हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जिसमें अलीना को अपने अनाथ आश्रम की केयरटेकर से ये पता चलता है कि उसके पेरेंट्स की हत्या भी शैडोफोल्ड की वजह से हुई थी। वो केयरटेकर अलीना को ये भी बताती है कि क्योंकि राफ्का नॉर्थ और साउथ में एनिमी कंट्रीज से घिरा है, तो अगर किसी राफ्कन को ईस्ट राफ्का से वेस्ट राफ्का जाना है तो उसको शैडोफोल्ड क्रॉस करके ही जाना पड़ेगा। अलीना कहती है कि उसने बचपन में ये सोचा था कि वो ईस्ट राफ्का से निकलने का कोई और सेफ रास्ता ढूंढ लेगी ताकि वो ऐसी जगह जा पाए जहाँ पर उसकी लुक्स की वजह से उसके साथ भेदभाव ना किया जाए। लेकिन अब उसको समझ आ गया है कि ईस्ट राफ्का से निकलने का एक ही रास्ता है और वो रास्ता शैडोफोल्ड के थ्रू ही जाता है। अलीना और उसके फ्रेंड्स पहली बार शैडोफोल्ड को देखते हैं। उसके फ्रेंड्स कहते हैं कि ऐसा कोई सेंट जो सन को समन कर सके उस शैडोफोल्ड को डिस्ट्रॉय कर देगा। इसके बाद हम मिलते हैं हमारे सेकेंड मेन कैरेक्टर से, जिसका नाम है मैल। मैल एक नॉर्मल ह्यूमन है और अलीना का बेस्ट फ्रेंड। मैल भी अलीना की ही तरह एक अनाथ है और वो दोनों सेम ऑर्फनेज में बड़े हुए हैं। मैल राफ्का की फर्स्ट आर्मी में एक ट्रैकर है। मैल को रेसलिंग का शौक है और वो पैसों की शर्त लगाकर दूसरे लोगों से रेसलिंग करता है। मैल की ऐसी ही एक फाइट के दौरान एक स्कॉलर वहाँ पर आता है और मैल को फाइट के लिए चैलेंज करता है, लेकिन इससे पहले कि मैल उससे फाइटिंग कर पाए उसके फ्रेंड्स उसको रोक लेते हैं, क्योंकि वो स्कॉलर ऑब्वियसली अपना मैजिक यूज़ करेगा और वो एक तरह की अनफेयर फाइट होगी। इसके बाद मैल अलीना से मिलता है और उसको बताता है कि सबको नए असाइनमेंट्स मिलने वाले हैं। उन दोनों को लगता है कि उन दोनों की यूनिट्स को एक ही जगह पर प्लेस किया जाएगा। जब वो कैंप में वॉक कर रहे होते हैं तब पास ही में कुछ ग्रिशा सोल्जर्स अपने मैजिक की प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। मैल अलीना को कहता है कि ग्रिशास बहुत घमंडी होते हैं। हमें मैल की बातों से ये पता चलता है कि उसको ग्रिशास को ज़्यादा पसंद नहीं है। इसके बाद वो दोनों अपने नए असाइनमेंट्स लेने के लिए एक टेंट में जाते हैं। वहाँ पर मैल को पता लगता है कि उसकी ड्यूटी उसी टीम के साथ लगा दी गई है जो नेक्स्ट डे नए फूड सप्लाईज के लिए शैडोफोल्ड को क्रॉस करके वेस्ट राफ्का जाएगी। ये बात सुनकर अलीना बहुत परेशान हो जाती है, क्योंकि वो नहीं चाहती कि मैल शैडोफोल्ड क्रॉस करे। जब अलीना डिनर के लिए खाने की लाइन में लगी होती है तब वहाँ पर खड़ा खाना डिस्ट्रीब्यूट करने वाला आदमी उसको उसके शूहान लुक्स की वजह से लाइन में सबसे लास्ट रखने के लिए बोलता है। अलीना इस भेदभाव से गुस्सा हो जाती है और पेट सककर वहाँ से गुस्से में चली जाती है। मैल ये सब इंसिडेंट देख लेता है और अलीना के लिए खाना चुराने के लिए एक ग्रिशा टेंट में जाता है। वहाँ पर उसको मिलती है जोया। जोया एक स्कॉलर है और वो मैल को कुछ फ्रूट चोरी करते हुए देख लेती है, लेकिन उसको मैल पर गुस्सा नहीं आता, बल्कि उसको तो मैल की ये हरकत बहुत अम्यूजिंग लगती है। वो मैल को अपने साथ टाइम बिताने के लिए बोलती है, लेकिन मैल पोलाइटली उसको रिफ्यूज़ कर देता है। इसके बाद मैल वो फ्रूट्स लेके अलीना के पास जाता है। अलीना अभी भी उसके नए असाइनमेंट वाली बात से परेशान है और उसको शैडोफोल्ड नहीं क्रॉस करने के लिए बोलती है। हमें पता चलता है कि मैल के पेरेंट्स की हत्या भी शैडोफोल्ड की वजह से ही हुई थी और इसकी वजह से मैल को बहुत बार बुरे सपने भी आते हैं। मैल कहता है कि वो अपने ऑर्डर से मना नहीं कर सकता, लेकिन वो अलीना को प्रॉमिस भी करता है कि चाहे कुछ भी हो वो अलीना के पास वापस ज़रूर लौट आएगा। नेक्स्ट डे जब मैल अपनी यूनिट के साथ शैडोफोल्ड क्रॉस करने की तैयारी कर रहा होता है तब अलीना एक प्लान बनाती है। वो जानती है कि वो मैल को तो शैडोफोल्ड क्रॉस करने से नहीं रोक सकती,
पर वो उसको ज्वाइन तो कर सकती है ना। इसलिए वो चोरी से वेस्ट अफ्रीका के सारे मैप्स चला देती है ताकि उसके सुपीरियर्स को मैल की यूनिट के साथ एक कार्टोग्राफर्स की टीम भी भेजनी पड़े नए मैप्स बनाने के लिए। अलीना का प्लान सक्सेसफुल होता है और वो अपने कुछ कलीग्स के साथ मैल की यूनिट को ज्वाइन करती है। वो लोग उस बोट को बोर्ड करते हैं जो शैडोफोल क्रॉस करने वाली है। मैल अलीना को वहाँ देखकर गुस्सा हो जाता है और उसको वापस जाने के लिए बोलता है, लेकिन अलीना उसको ये बोल के मना कर देती है कि उसको ऊपर से ऑर्डर मिले हैं। शैडोफोल में एंटर करने से पहले एक इन्फर्नी सभी ट्रैवलर्स को कुछ रूल समझाती है। वो कहती है कि उनको शैडोफोल के अंदर किसी भी तरह की आग या लाइट नहीं जलानी है क्योंकि उससे वॉल्करास अट्रैक्ट होते हैं। वो लोग रोशनी के लिए एक सेफ लाइट को यूज़ करते हैं जिसकी रोशनी इतनी डिम होती है कि उससे वॉल्करास अट्रैक्ट नहीं होते। वो लोगों को ये भी बोलती है कि जब तक उनकी बोट शैडोफोल क्रॉस नहीं कर ले तब तक कोई भी इंसान बोट से नहीं उतरेगा। इसके बाद जोया, जो एक स्कॉलर है, उस बोट को अपने मैजिक से आगे बढ़ाने लगती है। उन लोगों की बोट शैडोफोल में एंटर करने वाली होती है तब अलीना का स्कार्फ तेज हवा के कारण पीछे उड़ जाता है। तब वो अपने स्कार्फ को पकड़ने के लिए पीछे मुड़ती है तो उसको बहुत दूर खड़ा एक आदमी दिखता है। हम उस आदमी का फेस तो नहीं देख पाते पर उसकी ब्लैक क्लोथिंग और ब्लैक कैफ्ता से हमें पता चल जाता है कि वो इंसान जनरल क्रेगन यानी कि डार्कलिंग है और वो वहाँ पर ये देखने आया है कि वो बोट सक्सेसफुल क्रॉसिंग कर पाएगी या नहीं। इसके बाद हम देखते हैं कि वो बोट शैडोफोल के अंदर आ गई है और चारों ओर केवल डार्कनेस ही है। दूर से कुछ जानवरों के घुर्राने की आवाज़ भी आती रहती है। वो इन्फर्नी अलीना को बताती है कि अब तक उन्होंने सिर्फ 1 मार्कर ही क्रॉस किया है और शैडोफोल को पूरी तरह से क्रॉस करने के लिए उनको टोटल 37 मार्कर्स क्रॉस करने पड़ेंगे। जैसे ही वो लोग सेकंड मार्कर क्रॉस करते हैं उनकी बोट पर लगी स्पेशल लाइट खुद ही बुझ जाती है। हड़बड़ाहट में एक आदमी गलती से लालटेन जला देता है जिससे वॉल्करास अट्रैक्ट हो जाते हैं और वहाँ पर आ जाते हैं। अलीना का एक फ्रेंड एलेक्सी डर के मारे बोट से उतरकर भाग जाता है। जैसे ही एक वॉल्करा मैल को पकड़ लेता है तो अलीना उस वॉल्करा पर राइफल से गोली चला देती है जिससे मैल वापस बोट पर गिर जाता है। अलीना मैल के पास जाती है और वो दोनों हाथ पकड़ लेते हैं। उन दोनों को लगता है कि वो उन दोनों की लाइफ का आखिरी मोमेंट है। तभी एक वॉल्करा अलीना को पकड़ लेता है और उसको लेकर उड़ने की कोशिश करता है, लेकिन मैल अलीना का हाथ नहीं छोड़ता। तभी हम देखते हैं कि अलीना में से एक गोल्डन वाइट कलर की लाइट निकलती है और अलीना का फेस ग्लो करने लगता है। वॉल्करास क्योंकि डार्कनेस के क्रिएचर्स होते हैं तो वो अलीना से निकली लाइट को सहन नहीं कर पाते और जिस वॉल्करा को अलीना से निकली लाइट टच करती है वो ब्लास्ट हो जाता है और मर जाता है। अब इससे आगे क्या होगा ये जानेंगे हम हमारी सेकंड वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमें सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू एंड टेक केयर।